हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 12th। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 14 यानी 14वां व्याख्यान। और बच्चों इस चैप्टर नंबर 12th का नाम है परमाणु, दैट इज़ एटम। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम आपकी एनसीईआरटी बुक के अनुच्छेद 12.5 आप अपनी बुक उठाइए और चेक करिए। आपका जो अनुच्छेद है 12.5 उसका नाम है हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम। तो इस टॉपिक की चर्चा होगी बच्चों आज। पिछले लेक्चर में हमने बच्चों स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ाया था, तो जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है पहले उसको देखिए, यानी लेक्चर नंबर 13। फिर इस लेक्चर को देखेंगे तो बात कुछ समझ में आएगी। तो आज बच्चों हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम, दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने ये बताया था आपको कि कोई भी गैस या वाष्प जब गर्म की जाती है, यानी जब उसको ऊर्जा प्रदान की जाती है, चाहे ऊष्मा देकर मतलब गर्म करके या वैद्युत विसर्जन के द्वारा, तो वह एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम देती है जिसमें हमें काली पृष्ठभूमि पर चमकीली रेखाएं दिखाई देती हैं। स्पेक्ट्रम हमें सतत नहीं मिलता, बीच बीच में बहुत सारी तरंगदैर्घ्य गायब होती हैं, मिस होती हैं उसमें। उसी स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं बच्चों? लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगा कि हमने बताया था कि जैसे हम एक ट्यूब लें, जैसे बच्चों हमने एक ट्यूब ली, क्लोज ट्यूब है ये, और इस ट्यूब में बच्चों हमने क्या भर दिया है? हाइड्रोजन गैस, जो कि एटॉमिक स्टेट में है बच्चों। हाइड्रोजन आप जानते ही हैं, इसमें क्या है? हाइड्रोजन गैस। इसको हमने उत्तेजित कर दिया है, इसके परमाणुओं को उत्तेजित कर दिया है। आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि सामान्य अवस्था में या रूम टेम्परेचर पर जो गैस के परमाणु होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, मूल ऊर्जा अवस्था में होते हैं। लेकिन जब उनको एनर्जी मिल जाती है बाह्य स्रोत से, यानी वैद्युत विसर्जन पास करके, विद्युत धारा प्रवाहित करके या उसको गर्म करके, तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है। इससे रेडिएशन निकलने लगता है बच्चों। जब उस रेडिएशन को एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है बच्चों। और उस स्पेक्ट्रम में क्या होता है? काली पृष्ठभूमि पर, यानी यहाँ अंधेरा है, यानी हमारा जो पर्दा है, यानी डार्क रूम में कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को, डार्क रूम अंधेरा है वहाँ, तो उस पृष्ठभूमि में, उस यानी उस बैकग्राउंड में हमें चमकीली रेखाएं दिखाई देती हैं। जैसे एक रेखा ये दिखाई देगी, एक ये दिखाई दे गई, एक ये दिखाई दे गई, एक ये दिखाई दे गई। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये तरंग दैर्घ्य का घटता हुआ क्रम है, लैम्बडा डिक्रीज हो रहा है बच्चों। ये नहीं लिख रहे क्योंकि इनका हमें नाम भी देना है। तो ये जो पहली रेखा दिखाई दे रही है इसको अभी नाम नहीं देते। तो इस तरीके का लाइन स्पेक्ट्रम मिला, यानी पूरा भरा भरा नहीं था। ऐसा नहीं था कि पूरे पर्दे पर रोशनी रोशनी हो गई, उजाला ही उजाला हो गया, ऐसा नहीं था। चमकीली रेखाएं दिखाई दी बच्चों, लाइंस दिखाई दी। तो यही हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम है। सबसे पहले सन 1885 में, सन 1885 में स्वीडन में बच्चों एक स्कूल टीचर थे। जैसे मैं एक टीचर हूँ वैसे ही एक स्कूल टीचर थे। खैर मैंने नहीं देखी, लेकिन उन्होंने देखी थी बच्चों। स्वीडन के एक टीचर थे जिनका नाम था
जॉन, ध्यान से सुनना बच्चों, देखो कहानी सुना रहे हैं आपको, दादी माँ कहानी सुनाती थी वैसे। जॉन जेकब बामर, स्वीडन में स्कूल टीचर थे बच्चों। एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उन्होंने ऐसी रेखाएं देखी, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जब देखा तो दृश्य क्षेत्र में दिखाई दी, ये विजिबल रीजन में। कहाँ दिखाई दी? दृश्य क्षेत्र में। तो सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन्होंने ही देखा था सन 1885 में, जॉन जेकब बॉमर ने। बामर के नाम पर ही इन्होंने जो रेखाएं देखीं, तो इन रेखाओं के समुच्चय को या इस श्रेणी को बामर श्रेणी कहा गया। एक रेखाओं की श्रेणी मिली, समुच्चय मिला, समूह मिला। मैंने 4 बनाई हैं बच्चों, 4 नहीं होती, बहुत सारी होती हैं। तो बामर ने पहली रेखा को नाम दिया एच अल्फा, जिसकी तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ी थी। फिर उससे छोटी तरंगदैर्ध्य वाली को एच बीटा, फिर एच गामा, फिर एच डेल्टा। डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, और भी रेखाएं थीं। ये दृश्य क्षेत्र में थीं। दृश्य क्षेत्र विजुअल रीजन है जिसको हम देख सकते हैं। उसके अलावा अवरक्त क्षेत्र में और परावैंगनी क्षेत्र में भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने बहुत सारी श्रेणी की खोज की बच्चों, विभिन्न श्रेणियों की खोज की। उन्हीं के नाम पर उन श्रेणियों का नाम दे दिया गया। ये श्रेणी बच्चों किसने देखी? बामर ने, तो इसको हमने कह दिया बामर श्रेणी। लायमन ने भी एक श्रेणी देखी जो परावैंगनी क्षेत्र में थी, उसको नाम दे दिया लायमन श्रेणी। तो डिटेल में चर्चा आगे करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो रेडिएशन उत्सर्जित हुआ, प्रिज्म ने उनको क्या किया, अलग अलग तरंगदैर्ध्य वाली जो रेडिएशंस थी उनको स्प्लिट कर दिया, विक्षेपण कर दिया, उसमें विचलन कर दिया। वर्ण विक्षेपण आपने पढ़ा है, ये पिछले लेक्चर में सब समझा चुका हूँ बच्चों, वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। तो हमें एक ब्रॉड, हाइड्रोजन का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ कि भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने जब उन श्रेणियों का अध्ययन किया तो ऐसे समझ सकते हैं बच्चों। जैसे एक श्रेणी यहाँ मिली, जैसे ये लायमन श्रेणी, लायमन श्रेणी सीरीज, ये मिलती है बच्चों परावैंगनी क्षेत्र में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। परावैंगनी क्षेत्र में ये हमें दिखाई नहीं देता, परावैंगनी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमें दिखाई नहीं देता। जो दिखाई देता है सबसे पहले वही तो दिखेगा। तो सबसे पहले बामर ने देख लिया था सीरीज को बच्चों, ज़्यादा नहीं बना रहे फिर बन नहीं पाएंगी। ये बामर सीरीज, आप ये मत समझना, जिन लोगों ने पिछला लेक्चर देखा है वो ये ना सोचे मैं बैंड स्पेक्ट्रम बना रहा हूँ। बैंड स्पेक्ट्रम नहीं है बच्चों, ये लाइन स्पेक्ट्रम है। सभी श्रेणियों को मैं एक स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर रहा हूँ। ये विजुअल यानी दृश्य क्षेत्र में दिखाई दी थी बच्चों। फिर पाश्चन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ये हमें अवरक्त क्षेत्र में दिखाई दी। फिर फंड, सॉरी, पहले लायमन, बामर, पाश्चन, फिर ब्रैकेट दिखाई दी। ये ब्रैकेट है। फिर इसके बाद फुंड दिखाई दी। यानी भिन्न भिन्न रेखाओं का समूह, समुच्चय हमें मिले। आगे डिटेल में बताएंगे, घबराए नहीं कि सर ने आधी बात छोड़ दी, जगह नहीं है बच्चों। लायमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड,
ऐसे कई श्रेणियाँ, और सब वैज्ञानिकों के नाम पर ही रखी गई हैं। जिन वैज्ञानिकों ने उनको देखा, जिन शोधकर्ताओं ने उनको देखा, उन्हीं के नाम पर इन श्रेणियों का नाम रख दिया गया है। लायमन, बामर, पाश्चन, फिर मिलेगी ब्रैकेट, ये जो मैंने बनाई है ब्रैकेट, BRACKETT। अब जगह नहीं है बच्चों, देख रहे हो। फिर फुंड सीरीज आएगी। तो इस तरीके से ये बाद की तीनों अवरक्त क्षेत्र में ही मिलेंगी। डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हुआ क्या बच्चों, ये श्रेणी, जैसे बामर श्रेणी की बात करें हम, जैसे मैंने यहाँ बनाया, तो ये 1885 में ही देख ली गई थी बच्चों। तो रदरफोर्ड भी इस स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए थे कि परमाणु यानी जो गैस है हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन लायक जो गैसेस हैं, जो एटम्स हैं, वो सतत स्पेक्ट्रम क्यों नहीं देते, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देते हैं, बीच में क्यों मिस हो जाती हैं तरंग दैर्ध्य। रदरफोर्ड इसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ बच्चों। तो बोहर ने इसकी व्याख्या की, इसीलिए इसको हम पढ़ रहे हैं बच्चों। तो हाइड्रोजन परमाणु का जो लाइन स्पेक्ट्रम है थोड़ा सा अधूरा रह गया है, लेकिन आगे पूरा डिटेल में आ जाएगा। केवल इतना समझना काफ़ी है कि हमें सतत स्पेक्ट्रम नहीं मिलता, लाइंस मिलती हैं, बीच बीच में तरंग दैर्ध्य मिस होती हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता बच्चों। तो इसकी व्याख्या किसने की बच्चों? बोहर ने। तो वही समझेंगे, अब वही समझने जा रहे हैं और वहाँ सभी श्रेणियों को समझाएंगे। ठीक है, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों अब आगे चलते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है हाइड्रोजन का, उसकी चर्चा हम करेंगे। बोहर्स ने इसका एक्सप्लेनेशन किया। बोहर्स थ्योरी ने इस बात को समझाने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक समझा भी दिया बच्चों। तो हाइड्रोजन परमाणु का जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसको हम किससे एक्सप्लेन कर रहे हैं? बाई बोहर्स थ्योरी। बोहर्स थियरी, जो बोहर की थियरी है उससे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि बोहर ने ये बताया था कि परमाणु के अंदर जो ऊर्जा स्तर हैं वो विविक्त होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, यानी कुछ निश्चित ऊर्जा स्तर होते हैं, और उन्हीं में संक्रमणों के कारण हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। जैसे बच्चों मान लीजिए, मैं ये मान लेता हूँ कि ये एक कोई भी N2 ऊर्जा स्तर है और ये N1 ऊर्जा स्तर है, ये सब पीछे पढ़ा चुके हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो एनर्जी को रेडिएट करता है, वैद्युत चुम्बकीय विकिरण को उत्सर्जित करता है फोटोन के रूप में, जिसकी ऊर्जा h न्यू होती है। न्यू उस विकिरण की आवृत्ति है, या तरंग दैर्ध्य के टर्म में देखें तो hc/λ हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब ऊर्जा स्तर निश्चित हैं, हर ऊर्जा स्तर नहीं है इसलिए हर तरंग दैर्ध्य नहीं मिल रही। ऊर्जा स्तर निश्चित हैं तो लैम्बडा भी निश्चित हैं, इसीलिए हमें निश्चित लैम्बडा मिल रहे हैं, निश्चित रेखाएं मिल रही हैं, बीच बीच में गैप मिल रहा है, इसीलिए हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है। और किसी भी संक्रमण के कारण उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी उसको भी बोहर थ्योरी से कैलकुलेट करेंगे। तो बोहर ने ये बताया था कि ये जो रेडिएशन विकिरित होगा, उत्सर्जित होगा, जो फोटोन उत्सर्जित होगा उसकी ऊर्जा कितनी होगी बच्चों? h न्यू इन दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर। N2 ऊर्जा स्तर में ऊर्जा कितनी होगी बच्चों? En2, और N1वें ऊर्जा स्तर में ऊर्जा हो गई En1। तो इन दोनों में जो अंतर होगा वही, देखो ये ऊर्जा ज़्यादा होगी, लेस नेगेटिव होगी। ठीक है ना। आपको पता है कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे हम ग्राउंड स्टेट से, ऊर्जा लेस नेगेटिव होती जाएगी, यानी बढ़ती जाएगी। तो En2 माइनस En1। ठीक है बच्चों, एक सेकंड, थोड़ा डिस्टरबेंस है बच्चों।
हाँ बच्चों, आगे चलते हैं। बच्ची रो रही थी इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था। तो हमने ये कहा कि ये जो फोटोन उत्सरित होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, इन दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर, ये बोहर ने बताया था। बोहर्स की थ्योरी ही लगा रहे हैं। और आपको पता है बच्चों, nवें ऊर्जा स्तर में जो ऊर्जा होती है En बराबर -RHc/n² होती है हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करेंगे तो Z² और आएगा, लेकिन चूंकि हेडिंग हमारा क्या है, हाइड्रोजन परमाणु, तो हम हाइड्रोजन की ही बात करेंगे बच्चों। अगर आप हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करेंगे तो Z² भी कर सकते हैं। चलो मैं कर दूं, बाद में कर देंगे फॉर हाइड्रोजन एटम। चलो कर ही लो Z²। तो यहाँ से इससे इन वैल्यूज़ को यहाँ रखते हैं तो H न्यू बराबर En2 कितना हो जाएगा, -RHc/n के स्थान पर N2 तो N2², फिर माइनस और माइनस की ये एनर्जी तो प्लस हो जाएगी RHc/n1² इंटू Z² और आना था, वो मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि कॉमन लेके लिख दूंगा इंटू Z²। ठीक है बच्चों, तो RHc कॉमन ले लेते हैं और इधर क्या करते हैं, HC/λ न्यू इक्वल्स टू C/λ। तो RHc कॉमन ले लिया, RHc पॉजिटिव वाला टर्म पहले लिखा 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू Z²। अब देखें H और C से H और C कैंसिल आउट हो गए, तो 1/λ इक्वल्स टू कितना मिल गया बच्चों, R इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू Z²। यह हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हो गया। इससे हम तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं कि उस वेवलेंथ को निकाल सकते हैं जो कि N2 ऊर्जा स्तर से N1 ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से जो हमें चमकीली रेखा प्राप्त हुई है उसकी तरंग दैर्ध्य। ये किसकी है, संक्रमण कौन सा है, N2 to N1, समझ रहे हैं, N2 से N1 में संक्रमण हुआ है। अब फॉर हाइड्रोजन एटम देखें बच्चों, फॉर हाइड्रोजन एटम Z1 होता है। अच्छा बच्चों, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाता है फॉर्मूला, R की जो वैल्यू है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन कंफ्यूज मत होइए। तो क्या मिलेगा, 1/λ इक्वल्स टू R 1/n1² माइनस 1/n2²। ये इस एक्सप्रेशन से हम किसी भी स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि N1 और N2 निश्चित हैं इसलिए लैम्ब्डा भी निश्चित हैं, इसलिए हमें रेखाएं मिलती हैं, हमें स्पेक्ट्रम सतत नहीं मिलता बच्चों। अब देखें जो रेखाएं मिलती हैं उसकी व्याख्या भी करेंगे बच्चों हम थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। आप देख रहे हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है बच्चों कि किस तरीके से बोहर ने तरंग दैर्ध्य को डिफाइन कर दिया कि निश्चित तरंग दैर्ध्य ही मिलेंगी। जब निश्चित तरंग दैर्ध्य ही मिलेंगी तो स्पेक्ट्रम जो वर्णक्रम है, जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन परमाणु का, वो सतत नहीं हो सकता। हमने कहा आप देख रहे हैं, देखने पर एक गाना ध्यान आ गया बच्चों, 2 लाइन सुन लीजिए, थोड़ा वीडियो में मनोरंजन बना रहता है। तुम्हारी नज़रों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। चलो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करेंगे, गाना वाना छोड़ो। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। देखो बच्चों, ये मैंने हाइड्रोजन परमाणु के
विभिन्न ऊर्जा स्तर बना दिए हैं और हर ऊर्जा स्तर की जो एनर्जी है वो बना दी है। ये ग्राउंड स्टेट है, यानी ये ग्राउंड एनर्जी लेवल है, मूल ऊर्जा स्तर, और बाकी के इसको छोड़ के बाकी के ये जो बचे वो उत्तेजित ऊर्जा स्तर और ये आयनन ऊर्जा स्तर जो कि अनंत पर है। n बराबर 1 पहली कक्षा पहला ऊर्जा स्तर, n बराबर 2 के लिए दूसरा ऊर्जा स्तर, n बराबर 3 यानी तीसरी कक्षा में जो ऊर्जा होगी वो यहाँ दर्शाई गई है एक स्केल मान करके। देखो गैप, इनमें गैप देखेंगे 13 और 3 में लगभग 12 का अंतर है, और यहाँ 3 और 1 में 2 का ही अंतर रह गया। 1 और 1.5 और 0.85 में 0.7 का अंतर घटता जा रहा है, यानी इनके बीच की दूरी कम होती जा रही है। ये मत सोचना ये मैंने कक्षाएं बनाई हैं, कक्षाओं के बीच में तो दूरी बढ़ती जाती है, लेकिन ये उन कक्षाओं की एनर्जी को शो कर रहा है। ये मैंने ऊर्जा स्तर बनाए हैं जो कि मैं पीछे समझा चुका हूं बच्चों। तो मैं इन ऊर्जा स्तरों से क्या समझाने जा रहा हूं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है हाइड्रोजन का, उसको समझाने जा रहा हूं बच्चों। तो सामान्य अवस्था में परमाणु अपनी ग्राउंड स्टेट में होते हैं, यानी ग्राउंड स्टेट में होते हैं। इसका अर्थ क्या है कि उन परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्नतम ऊर्जा स्तर यानी n बराबर 1 में होता है। जब उसको बाहर से एनर्जी मिलती है, जैसे हमने कहा गर्म कर दें या वैद्युत विसर्जन उसमें पास करें, तो वो उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसमें भी इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, किसी भी ऊर्जा स्तर में जा सकता है जो एक्साइटेड स्टेट से हैं बच्चों। ये मैं अब नहीं समझाऊंगा, ऊर्जा स्तर पहले ही समझा दिए हैं। ये उत्तेजित ऊर्जा स्तर हैं, ये मूल ऊर्जा स्तर है, ठीक है। ये आयनन ऊर्जा स्तर है, बीच में मैंने गैप छोड़ दिया, n बराबर 7, n बराबर 8, n बराबर 9, n बराबर 10, चलते चलते कहाँ तक चले गए, n बराबर अनंत तक, ये सीमा तक पहुँच गए। आखिरी बाउंड्री लाइन है ऊर्जा स्तर की। तो बच्चों परमाणु किसी भी ऊर्जा स्तर में चला गया है उत्तेजित होकर, लेकिन वहाँ केवल 10⁻⁻, और यहाँ बच्चों n बराबर अनंत वाले ऊर्जा स्तर में एनर्जी जो होगी वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, मैक्सिमम, क्योंकि ये सब नेगेटिव में है, सबसे ज़्यादा एनर्जी 0 है। आप कहेंगे कि सर 0 को सबसे ज़्यादा कह रहे हो। हाँ बच्चों, इन परमाणु के केस में देखें, ऊर्जा स्तरों के केस में देखें तो 0 सबसे बड़ी है एनर्जी, ठीक है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन वहाँ जब पहुंच गया कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर में, तो वहाँ केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ही ठहरता है, इतने समय तक, फिर वापस आता है। अब वापस आते समय वो किसी भी ऊर्जा स्तर में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। अब उन्हीं संक्रमणों को यहाँ दिखाना है। तो यदि इलेक्ट्रॉन दूसरे, सबसे पहला संक्रमण क्या हो सकता है, दूसरे से पहले में आ जाए, पहला संक्रमण, तीसरे से पहले में आ जाए, चौथे से पहले में आ जाए, पांचवें से पहले में आ जाए, छठे से पहले में आ जाए, ऐसे ही आते रहेंगे। और फिर मैं लास्ट बना देता हूं कि अनंत से पहले में आ जाए। ये सबसे लास्ट लाइन हो गई, ये कहलाती है पहली रेखा। सबसे पहला संक्रमण यही हो सकता था। तो रेखाओं का एक समूह मिला, ये संक्रमण है बच्चों, ये रेखाएं नहीं हैं। मतलब जो स्पेक्ट्रम में रेखाएं दिखाई देती हैं वो नहीं है, ये संक्रमण हैं। इनके तहत जो ऊर्जा मिलेगी, जो तरंग दैर्ध्य मिलेगी, वो स्पेक्ट्रम में दिखेगी। बोहर एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। तो रेखाओं का वो समुच्चय जिसमें संक्रमण उच्च ऊर्जा स्तरों से पहले ऊर्जा स्तर में होता है, वो कहलाती है लाइमन श्रेणी। रेखाओं के इस समुच्चय को, इस श्रेणी को क्या कहा जाता है, लाइमन सीरीज। लाइमन ने देखा था बच्चों, इनका ऑब्जर्वेशन किसने किया था, शोधकर्ता कौन थे, लाइमन थे। तो उन्हीं के नाम पर इस श्रेणी का नाम लाइमन रख दिया गया। तो बच्चों अब एक बात समझ लें कि ऐसी बहुत सारी श्रेणियां आएंगी अभी। तो किसी भी श्रेणी की जो पहली रेखा होगी, तो थोड़ी देर पहले अभी हमने एक सूत्र निकाला था कि तरंग दैर्ध्य कैसे निकाली जाए, 1/λ बराबर r, 1/λ
n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यही तो बताया था बच्चों। इससे ही सब एक्सप्लेन होगा हाइड्रोजन एटम के लिए। तो सबसे पहली श्रेणी की बात करते हैं, लाइमन श्रेणी की। हिंदी में आप लिख ही लेंगे लाइमन श्रेणी। तो ये कब मिलती है कि जब संक्रमण पहले ऊर्जा स्तर में हो, यानी n1 हमारा हो गया 1 और n2 हमारा हो गया n, जो कि कितना हो सकता है, कहाँ से शुरुआत होगी, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट 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 अनंत तक हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये यहाँ रखे हैं। तो लाइमन श्रेणी के लिए हमें क्या एक्सप्रेशन मिला, 1/λ बराबर r, 1/n1 तो 1 ही रहेगा, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये लाइमन श्रेणी के लिए हुआ। वेयर जहाँ n हमारा क्या हो सकता है बच्चों, दूसरे से हो सकता है संक्रमण, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, एंड सो ऑन, अनंत से। कहाँ तक, अनंत तक, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहली रेखा ये हुई, इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज, प्रथम रेखा। ये कहलाएगी प्रथम रेखा। और जो सबसे लास्ट में अनंत से जो मिली उसको कहते हैं बच्चों सीमा रेखा। एक तो होती है प्रथम रेखा। प्रथम रेखा वो होगी जो सबसे पहली वैल्यू होगी इससे, ध्यान से सुने, ये होगी प्रथम रेखा, इससे रिलेटेड। और n बराबर अनंत से जो मिलेगी वो होगी श्रेणी सीमा। उसको क्या कहेंगे, उस रेखा को श्रेणी सीमा, सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट कहेंगे। तो बच्चों भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्यों की मिलेंगी। एक काम करते हैं कि हर श्रेणी की पहली और आखिरी रेखा की जो श्रेणी सीमा है उसकी और पहली रेखा की हम तरंग दैर्ध्य निकालते चलते हैं। तो प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य निकालें अगर, तो 1/λ बराबर r, 1/1 का वर्ग 1 हो गया, माइनस 1/, पहली रेखा के लिए n2 कितना है, 2, यानी दूसरे से पहले में आया है तो 2 का वर्ग। तो 1/λ बराबर r इंटू, अब मैं डायरेक्ट कर दूं, देखो 1 माइनस 1/4, वो बचेंगे 3/4, यानी r इंटू 3/4। ठीक है, तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, फिर आगे चलेंगे। अब एक काम करते हैं, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, हमें तरंग दैर्ध्य भी निकाल के दिखानी है। तो यहाँ से अगर मैं लैम्बडा निकालूं तो 4/3r हो गया बच्चों ना। अब कहाँ समझाएं आपको, बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ गया बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हाँ तो बच्चों हमने यहाँ तक कर लिया था, तो इससे अब लैम्बडा निकालें। ये तो जनरल फॉर्मूला जो हमने निकाला था वो है, उसको लिखा रहने देते हैं। यहाँ से बात आगे बढ़ाते हैं, यहाँ लाइन खींच देते हैं क्योंकि हर श्रेणी में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से लैम्बडा निकालें बच्चों तो कितना आएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/r इंटू 4/3। अब किसी भी रेखा की बात करेंगे तो उसमें 1/r ही आया करेगा बच्चों, क्योंकि 1/λ है, इधर r है। तो 1/r की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। देखो r जो रेडबर्ग कांस्टेंट है, पहले हम ये पढ़ा चुके हैं, 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स होता है। तो इससे 1/r करेंगे तो 1/1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 900.9115 इंटू 10⁻⁻⁷। ओहो हो 1/r निकाल रहे हैं तो मीटर हो गया ना, उल्टा हो गया मीटर इनवर्स का। ये r का मात्रक मीटर इनवर्स होता है, मीटर हो गया। तो इसको अगर 3 अंक बाद दशमलव लगाएं बच्चों तो 911.5 गुणा 3 अंक इधर खिसकाया है तो 3 यहाँ पर माइनस करेंगे
ठीक है ना। तो 10⁻⁻10 मीटर हो गया और ये हो गए एंगस्ट्रॉम। तो इसे 911.5 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं या इक्विवेलेंट टू 912 भी लिख सकते हैं। ये याद रखें 1/r की वैल्यू इतनी हो जाती है 912 एंगस्ट्रॉम। तो इससे वैल्यू निकल आएगी किसकी, लैम्ब्डा की, जो पहली रेखा है उसकी। बच्चों कपड़ा कहाँ गया, साफ करना है बच्चों। ओहो ये क्या हुआ, चलो अभी कर लेते हैं। तो ये याद रखना, मैं कहीं लिख दूँ इसको, चलो याद रखना 911.5 एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट लगाया करेंगे इसको, आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे तब भी आप डायरेक्ट 1/r की वैल्यू इतनी लगा दिया करना। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, एक ट्रिक है, बहुत जल्दी न्यूमेरिकल हो जाएगा। लेकिन बच्चों मैं साफ करूँगा इसको, डस्टर कपड़ा कुछ नहीं मिल रहा। चलिए देखते हैं अभी। तो चलो अभी देखेंगे भी, जगह है। तो लैम्ब्डा बराबर कितना आ गया, 1/r की जगह कितना रखेंगे, 912 गुणा 4/3 गुणा कर लीजिए इसका। तो 48 36/3 1216, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छक 18 एंगस्ट्रॉम। ये पहली रेखा की, लाइमन श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य आ गई 1216 एंगस्ट्रॉम। अब अंतिम रेखा की निकालेंगे बच्चों। तो अंतिम रेखा के लिए n2 कितना रखेंगे, अनंत रखेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों अब श्रेणी सीमा की तरंग दैर्ध्य निकालते हैं, जो अंतिम रेखा है। तो अभी लाइमन श्रेणी के लिए हमने तरंग दैर्ध्य का सूत्र बताया था, 1/λ बराबर r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। तो सीरीज़ लिमिट के लिए जो श्रेणी की अंतिम रेखा है उसकी तरंग दैर्ध्य निकालनी है, तो इसके लिए n बराबर अनंत है बच्चों। तो 1/अनंत 0 हो गया, 1 रह गया, यानी 1/λ बराबर क्या रह गया, डायरेक्ट जल्दी जल्दी करते चलें r। तो लैम्ब्डा बराबर 1/r, और 1/r अभी हल करके दिखाया था 912 एंगस्ट्रॉम आया था। यानी जो लाइमन श्रेणी है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, 912 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितनी आई थी पहली रेखा की, 1216 एंगस्ट्रॉम। 1216 ही आई थी शायद बच्चों, आपको ध्यान होगा। हमने जब लाइमन श्रेणी की कहना चाहिए कि वेवलेंथ निकाली थी तो इतनी ही आई थी। अब बच्चों आगे चलते हैं, ये तो रही एक श्रेणी। हो सकता है कि परमाणु किसी उत्तेजित अवस्था से दूसरी उत्तेजित अवस्था में आए, यानी पहली उत्तेजित अवस्था में, ये तो मूल ऊर्जा अवस्था हो गई। यानी इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे में संक्रमण करे तो सबसे पहला क्या होगा, तीसरे से दूसरा। जब दूसरे में हो रहा है तो तीसरे से दूसरा, फिर अगला चौथे से दूसरा, फिर पांचवें से दूसरा, फिर छठे से दूसरा, फिर सातवें से दूसरा, ऐसे ही होता चला जाएगा। और अंत में सबसे लास्ट में ये। तो ये सबसे पहले यही श्रेणी देखी गई थी बच्चों, मैंने पहले ही बता दिया था, ये है बामर श्रेणी। कौन सी श्रेणी है बच्चों, बामर श्रेणी। लेकिन एक बात बता दें बच्चों, बच्चे कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा, मैं सीरीज यहाँ लिखता हूँ, बामर सीरीज, बामर श्रेणी कि ऐसी लाइन मिलेंगी। ये बच्चों लाइन नहीं है, संक्रमण है। तो बामर ने जो सबसे पहला संक्रमण था, तो एक्चुअली हुआ क्या था कि ऐसा स्पेक्ट्रम दिखाई दिया था। मैं उल्टा बना लूं,
देखो जो पहली रेखा है वो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य की है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य इसकी है। तो इसको मैं नाम, यहाँ ऐसी चमकीली रेखा दिखाई दी थी, इसको कहा गया था एच अल्फा पहली को, या यहाँ लिख देंगे स्पेक्ट्रम में ऐसा होता है। ये हो गई एच अल्फा, ठीक। फिर एच बीटा, ये दूसरी वाले संक्रमण से जो रेखा मिली थी स्पेक्ट्रम में, एच बीटा। फिर एच गामा। जैसे जैसे कम तरंग दैर्ध्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बीच की दूरी भी घटती जा रही है। ये क्या है? एच डेल्टा। मैंने अब दूर लिख दिया है, ये एच डेल्टा है बच्चों, ये ठीक है। तो ये कब मिली है? जब संक्रमण तीसरे से दूसरे में हुआ है, यानी ये एच अल्फा है। स्पेक्ट्रम में ऐसी रेखा दिखाई देगी। फिर चौथे ऊर्जा स्तर से दूसरे में हुआ है, तब हमें एच बीटा लाइन मिली है। फिर जब पांचवें से दूसरे में मिला है, संक्रमण हुआ है, तो एच गामा मिली है। फिर इससे हुआ है, पहले तीन हो गए, फिर इससे हुआ है तो एच डेल्टा मिली है। इस तरीके से हैं बच्चों ये संक्रमण। ये एच अल्फा, एच बीटा। एच अल्फा रेखा के संगत संक्रमण, दूसरा एच बीटा रेखा के लिए संक्रमण, तीसरा एच गामा रेखा के संगत संक्रमण, एच अल्फा बीटा गामा डेल्टा। समझ रहे हैं? स्पेक्ट्रम में ऐसे, और बीच की दूरी घटती जा रही थी, और भी संक्रमण हैं, फिर पास पास होते चले जाएंगे, और पास हो गए, और भी रेखाएं मिलेंगी बहुत सारी, करते 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 कहाँ तक पहुँच गए? अनंत तक। फिर मिल गई हमें एच अनंत। तो ये है बच्चों बामर श्रेणी। इसको सबसे पहले देखा गया था, ये दृश्य क्षेत्र में मिली थी। और ये कहाँ मिली थी बच्चों? परावैंगनी क्षेत्र में। लिख देता हूँ मैं, हाँ, ये मिली थी परावैंगनी क्षेत्र में। लायमन श्रेणी कहाँ मिली? परावैंगनी में। और बामर श्रेणी कहाँ मिली बच्चों? विजुअल रीजन में, यानी दृश्य क्षेत्र में। इसकी भी वेवलेंथ निकालने बच्चों, पहली की और सीरीज लिमिट की। तो अभी सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए अब फॉर्मूला तो निकालना पड़ेगा। अजी ठहरो, ठहरना तो पड़ेगा जब पढ़ना है बच्चों। तो बोर न हो बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब मैं पढ़ाते पढ़ाते बोर नहीं हो रहा, तो आप पढ़ते पढ़ते बोर क्यों हो रहे हैं? तो देखें, अब बात करते हैं दूसरी सीरीज की, जिसका नाम है बच्चों बामर सीरीज। तो अभी हमने बताया था किसी भी श्रेणी के लिए हम 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर से वेवलेंथ निकालते हैं। तो यहाँ संक्रमण किस ऊर्जा स्तर में हो रहे हैं? 2 में, यानी n1 हमारा हो गया 2 और n2 हो गया, सबसे पहला जब 2 में होना है तो सबसे पहला 3 से शुरू होगा। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, अनंत हो सकता है। तो ये एक्सप्रेशन क्या फॉर्म, मतलब क्या रूप ले लेगा? 1/λ बराबर r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, वेयर n, हाँ इसको मैंने n मान लिया। इसी को क्या मान लिया? बराबर n, क्योंकि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। n बराबर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, अनंत तक जा सकता है। तो इस एक्सप्रेशन से बच्चों हम बामर श्रेणी की किसी भी रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। ये बामर श्रेणी की रेखाओं की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही है?
तो अब ऐसा करते हैं, अब आप निकाल लेना। चलो इसकी और निकाल देता हूँ, और जो श्रेणियाँ आएंगी उनकी आप खुद निकाल लिया करना, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो फर्स्ट लाइन की निकालें, यानी एच अल्फ़ा लाइन की बात करते हैं। फर्स्ट लाइन कौन सी है? एच अल्फ़ा। देखो सबसे पहली रेखा एच अल्फ़ा ही तो है। तो एच अल्फ़ा लाइन के लिए हमारे पास एन कितना है? पहली है 3, पहली वैल्यू 3 है, तो 3 रखेंगे यहाँ। तो 1/λ बराबर r इंटू 1/2 का वर्ग, डायरेक्ट लिखता हूँ 1/4 माइनस 3 का वर्ग, n की जगह 3 रखोगे तो 1/9। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/λ बराबर r, एलसीएम लेंगे 36, तो 5/36 आ जाएगा बच्चों, 5/36 आएगा। तो लैम्डा बराबर कितना आ गया? 36/5 गुणा 1/r, और 1/r आपने निकाला था। 36 गुणा 1/r कितना निकाला था? 911.5 बटे r की जगह 5 स्क्रीन पर आ रहा है इतना कि नहीं? 5 देख लो, हाँ कट रहा है बच्चों, लेकिन समझ जाओगे आप। अब ये हटा दूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर इसको हटाऊँगा। पहली रेखा की तरंग दैर्घ्य निकालनी है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेना बच्चों। तो ये हल करके आ जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसे जब हल करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बच्चों, 6563 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी पहली रेखा। और ये दृश्य क्षेत्र में, दृश्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक, उसी के बीच पड़ गई, ठीक है ना। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगी 6562.8 के करीब, तो राउंड ऑफ करोगे 6563। और एक आध एंगस्ट्रॉम इधर उधर हो जाए तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों इतना। तो अब निकालते हैं अंतिम रेखा की। तो n की जगह अनंत रख देंगे तो r/4 रह जाएगा, इतना ही तो रह जाएगा। तो आपने नोट कर लिया। अब मैं यही निकाल देता हूँ। अब किसकी बात करते हैं? सीरीज लिमिट। अंतिम रेखा, तो n बराबर हो गया अनंत। जब n बराबर अनंत रखेंगे, ये हो गया 0 और 1/2 का वर्ग हो गया 1/4, तो 1/λ हो गया r/4। तो लैम्डा हो गया 4 गुणा 1/r, और 1/r अभी निकाला था आपने 912। तो कितनी आ गई बच्चों? 3648। 3648 एंगस्ट्रॉम। अब हो सकता है कि आपकी एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा डिफरेंस हो, मैं 911.5 भी लिख सकता था बच्चों, तो आंसर अलग आ जाता। आपकी एनसीईआरटी बुक में ज़रा देख लें कितना आ रहा है। अंतिम रेखा इसमें शायद मुश्किल ही होगी, बामर श्रेणी की 3646 आ रही है, मेरी 48 आ गई। मैंने कहा ना, कोई चिंता की बात नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। मैं 911.5 लेता तो 3646 भी आ जाता है ऐसा। और 1/r डायरेक्ट उसी से निकालता, 1 वो राउंड ऑफ दशमलव अपर में संख्या है बच्चों, तो ये तो रहेगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं किसी श्रेणी की रेखा नहीं वो तरंग दैर्घ्य नहीं निकालूंगा, क्योंकि वीडियो लेंदी हो रहा है। अब आप इसी तरीके से सबकी निकाल लिया करोगे, पहली की और आखिरी की। बात समझ रहे ना। यहाँ मैं 911.5 रखूँगा तो 3646 भी आ जाएगा। रख के दिखाएं। 4 गुणा 911, ओहो, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज बहुत होते हैं तो इतनी आती। 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4, 4 नम 36.0 एंगस्ट्रॉम, तो 3646 भी आ गई। तो परेशान न हो। चलिए, 2 श्रेणी आपने पढ़ ली, ये पराबैंगनी क्षेत्र में, ये दृश्य क्षेत्र में। अब बच्चों, परमाणु किसी उच्च ऊर्जा अवस्था से
तीसरी ऊर्जा अवस्था में भी आ सकता है, यानी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में भी आ सकता है। कैसे? चौथे से तीसरे में आ जाए, पांचवें से तीसरे में आ जाए, छठे से तीसरे में आ जाए, सातवें से तीसरे में आ जाए, या अनंत से तीसरे में आ जाए, तो भी एक श्रेणी मिलेगी बच्चों। इसको कहेंगे पाश्चन। इसको पाश्चन ने देखा था बच्चों। शोधकर्ताओं के नाम है लायमन, बामर, पाश्चन। ये कहाँ मिलती है बच्चों? अवरक्त क्षेत्र में, और वो भी निकट, जहाँ से अवरक्त क्षेत्र शुरू होता है। निकट दिखेगा क्या आपको? मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, सुन तो रहे ही हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ये श्रेणी कहाँ मिलती है? निकट अवरक्त क्षेत्र में। ठीक है बच्चों। अब इसके लिए, इस श्रेणी के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ये N2 की जगह अब 3 हो जाएगा, क्योंकि अब संक्रमण तीसरे ऊर्जा स्तर में हो रहा है, तो ये बदल जाएंगे। तो जल्दी से बदलते हैं इनको, जल्दी जल्दी समझते चलें, वीडियो को लेंदी ना करें, आप भी बोर होंगे। थकना नहीं बच्चों, बोर मत होना, क्योंकि थकना मना है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साएं बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साएं बहार के। ओ राही, ओ राही, ओ राही, ओ राही। चलिए देखिए बच्चों, हम बात कर रहे थे कि अब इस पाश्चन श्रेणी में संक्रमण कौन से ऊर्जा स्तर में हो रहे हैं? तीसरे में, यानी N1 हमारा हो गया 3, N1 हो गया 3, यानी तीसरे में होने हैं। तो सबसे पहला कहाँ से होगा? N2, जिसे मैं N नाम दे देता हूँ, चौथे से शुरू होगा, पांचवें में, पांचवें से, छठे से, सातवें से, डॉट 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 अनंत से, यही तो होगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या रूप ले लेगा? तो सॉरी, पाश्चन श्रेणी लिखना भूल गए बच्चों, मिस्टेक हो गई, गाना गाने में लग गए। अब कौन सी श्रेणी की बात हो रही है बच्चों? पाश्चन सीरीज, तीसरी पाश्चन सीरीज की बात हो रही है। तो 1/λ पाश्चन सीरीज के लिए 1/λ हो गया बच्चों। R 1/N1 के स्थान पर 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर माइनस 1/N का स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन हुआ। और N यहाँ कितना होगा? जब यहाँ 3 है तो 4 से शुरुआत होगी बच्चों, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ऐसे एंड डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। और ये कहाँ मिलेगी? निकट अवरक्त क्षेत्र में, नियर इंफ्रारेड रीजन में मिलेगी ये सीरीज, नियर इंफ्रारेड रीजन में। बच्चों अंधेरा सा होता जा रहा है, चलिए परेशान ना हो। अब बच्चों संक्रमण किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे में हो सकता है, जैसे कि पांचवें से चौथे में, छठे से चौथे में, समझ रहे हैं, सातवें से चौथे में, अनंत से चौथे में। तो एक नया समुच्चय मिल गया रेखाओं का, एक नई सीरीज मिल गई, उसको कहेंगे ब्रैकेट सीरीज। इस सीरीज का नाम क्या है बच्चों? ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट सीरीज। ये भी अवरक्त क्षेत्र में मिलेगी, लेकिन निकट जहाँ से शुरू हुआ था उससे आगे के इंफ्रारेड रीजन में, यानी दूर अवरक्त क्षेत्र में। मैं बाद में लिख दूंगा, यहाँ जगह नहीं है बच्चों, ठीक है। इसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यहीं लिख देते हैं, अब ज़्यादा बात नहीं करते।
और पहली और आखिरी रेखा की तरंगदैर्घ्य आप अपने आप निकाल लेना। पास चंद के बाद कौन सी आई बच्चों? ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज के लिए क्या हो जाएगा? 1/λ बराबर r, डायरेक्ट लिखते हैं। अब संक्रमण चौथे में हो रहा है तीसरे की जगह, तो 1/4 का वर्ग। अब तो सीख गए आप 1/n का वर्ग। और शुरुआत कहाँ से हुई है बच्चों? 5वें से, जहाँ n कितना हो सकता है? 5, 6, 7 एंड इन्फिनिटी। और ये कहाँ मिलती है? दूर अवरक्त क्षेत्र में। दूर अवरक्त क्षेत्र यानी फार, वो थी नियर इंफ्रारेड रीजन, और ये फार इंफ्रारेड रीजन में मिलेगी। ओके बच्चों, फार इंफ्रारेड रीजन में। अब संक्रमण कहाँ हो सकता है बच्चों? 5वें में हो सकता है, जैसे छठे से 5वें में हो जाए, 7वें से 5वें में हो जाए, ऐसे ही ऊपर 8वें से 5वें में, 9 से 5वें में, 10 से 5वें में, 11 से 5वें में, और करते करते अनंत से 5वें में। तो जो सीरीज़ मिली, ये सीरीज़ बच्चों किसने ऑब्जर्व की थी? इसका प्रेक्षण सबसे पहले किसने किया? देखो, सबसे पहले तो बच्चों बामर सीरीज़ ही देखी थी बामर ने सन 1885 में। तो ये श्रेणी किसके द्वारा देखी गई? फुंड के द्वारा, PFUND, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, फुंड सीरीज। तो इसके लिए एक्सप्रेशन प्राप्त करते हैं बच्चों। फुंड श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा? अब मैं यहाँ लिखता हूँ, नजराना भेजा है कि, ओ छोड़ो बच्चों, फिर गलती हो जाएगी। हाँ, हो ही गई गलती। देखो, ये नहीं हटाया हमने। अब हम किस श्रेणी की बात कर रहे हैं? तो गाना गाने लग जाते हैं तो ध्यान भटक जाता है। अब नहीं गाएंगे बच्चों। अब कौन सी सीरीज़ की बात करेंगे बच्चों? फुंड सीरीज़ की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की भिन्न श्रेणियां हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बच्चों। उसी क्रम में अब मैं बात कर रहा हूँ 5वां पॉइंट, फुंड सीरीज़। चित्र थोड़ा सा बड़ा बना दिया, जगह कम पड़ गई बच्चों। अब कोई पैमाना अनुमान इतना होता नहीं है। तो फुंड सीरीज़ के लिए N1 कितना हो जाएगा? किस में हो रहे हैं बच्चों? देखें 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 देखें, 5वें में आ रहे हैं, यानी N1 हमारा है 5। जब N1 5 है, संक्रमण 5वें ऊर्जा स्तर में होने हैं, तो सबसे पहला कहाँ से होगा? छठे से, फिर 7वें से, 8वें से, डॉट 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 अनंत से। तो ये एक्सप्रेशन क्या रूप ले लेगा बच्चों? क्या रूप ले लेगा बताएं? वैल्यू पुट करें। 1/λ इक्वल्स टू R 1/5 का स्क्वायर। देखो, जितने नंबर की सीरीज होगी, लाइमन के लिए 1 होगा, बामर के लिए यहाँ जैसे लाइमन का है ना, वैसे बाइमर कह जाते हैं तुक में, रिदम में। लाइमन के लिए 1 का वर्ग, बामर के लिए 2 का वर्ग, दूसरे नंबर की श्रेणी है। पाश्चन के लिए 3 का वर्ग, ब्रैकेट के लिए 4 का वर्ग, फुंड के लिए 5 का वर्ग, -1/n²। और ये n इससे एक अगली संख्या से शुरू होगा, तो यहाँ n कितना होगा? 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ये भी बच्चों कहाँ मिलेगी? अवरक्त क्षेत्र में, लेकिन सुदूर यानी लास्ट अवरक्त क्षेत्र का। जैसे ये अवरक्त क्षेत्र है, तो यहाँ से शुरू हुआ, तो ये निकट अवरक्त, ये दूर अवरक्त, और ये सुदूर अवरक्त हो गया। ठीक है ना? निकट, दूर, सुदूर। तो ये कहाँ मिलती है? सुदूर अवरक्त। इसका पता नहीं मैंने लिखा था कि नहीं। ब्रैकेट सीरीज, ये निकट अवरक्त, ये दूर अवरक्त, और ये सुदूर अवरक्त।
सुदूर अवरक्त क्षेत्र में। ये मिलेगी निकट अवरक्त, फार निकट अवरक्त यानी नियर इंफ्रारेड रीजन, ये दूर अवरक्त क्षेत्र में यानी फार इंफ्रारेड रीजन, और ये मिलेगी सुदूर अवरक्त क्षेत्र, फार एंड फार, फार एंड फार इंफ्रारेड रीजन। बात समझ गए बच्चों? तो इस तरीके से बच्चों हमें भिन्न भिन्न श्रेणियां दिखाई देती हैं। ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा था उसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाए, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल नहीं कर पाया, उसकी व्याख्या बोहर ने तो कर दी, लेकिन बात पूरी नहीं हुई। बोहर के मॉडल में भी बच्चों कुछ कमियां रही। बोहर का मॉडल इनकी तीव्रताओं के बारे में नहीं बता पाया। तीव्रताएं अलग अलग होती हैं इन रेखाओं की, तो कल के लेक्चर में हम बात करेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की भिन्न भिन्न श्रेणियां पढ़ी, वो भिन्न भिन्न श्रेणियां पढ़ने के साथ साथ ये भी पढ़ा कि कौन सी श्रेणी किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी देखा कि उनकी तरंगदैर्ध्य कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये भी देखा कि क्यों हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है, उसकी व्याख्या भी आपने देखी। ठीक है ना? तो नोबेल प्राइज़ भी मिला था बच्चों इनको, किनको? बोहर को। बोहर को नोबेल प्राइज़ मिला था शायद सन 1922 में मिला था, पता नहीं कब, शायद सन 1922 में ही मिला था नोबेल प्राइज़। एक परमाणु को समझने के लिए, परमाणु की जो गुत्थियां थीं उनको सुलझाने के लिए इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था बच्चों, नोबेल पुरस्कार बोहर्स को सन 1922 में। तो बच्चों कल के लेक्चर में हम बात करेंगे कि बोहर, देखो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, उससे कुछ कुछ व्याख्या हुई, परमाणु के बारे में कुछ शुरुआत हो गई। एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। फिर उसमें जो कमियां थीं, जो कठिनाइयां आ रही थीं, उनको बोहर ने दूर किया। अब बोहर ने जो एक्सप्लेनेशन किया उतना ठीक था, लेकिन फिर भी इनके मॉडल में भी कुछ कमियां थीं, यानी कुछ चीज़ों की व्याख्या नहीं हो पा रही थी। वो क्या क्या बातें थीं उनको कल के लेक्चर में चर्चा करेंगे बच्चों। लेकिन मैं अभी कंफर्म हो लूँ कि मैं गलत न बोल गया हूँ। मैंने ये कहा था कि सन 1922 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। थोड़ा सा डाउट है, उसको दूर करके अभी बताता हूँ बच्चों, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा इंतज़ार का। चलिए, हाँ तो बच्चों सन 1922 में ही मिला था इनको नोबेल प्राइज़। किनको? बोहर को सन 1922 में ही नोबेल प्राइज़ मिला था। तो अब हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। तो बच्चों मिलते हैं कल खट्टी मीठी बातों के साथ। ओके, आपने हमारा इतना लेंदी वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।